नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम मानव इतिहास के सबसे खौफनाक दौर में इंसानी जज्बे की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम जाने माने मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल और उनकी मशहूर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के पन्नों को पलटेंगे। फ्रैंकल ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऑश्विट्ज जैसे यातना शिविरों में जो झेला, उसने इंसान के दिमाग को समझने का पूरा नजरिया ही बदल डाला। ये कोई साधारण संस्मरण नहीं है, बल्कि इस बात की बहुत गहरी पड़ताल है कि भयंकर निराशा और मौत के साये में भी कोई इंसान जीने का मकसद कैसे खोज सकता है। महान दार्शनिक नीचे ने कमाल की बात कही थी, जिसके पास जीने का एक क्यों है, वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। सच मानिए, विक्टर फ्रैंकल के पूरे अनुभव और दर्शन का जो असली निचोड़ है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। उन यातना शिविरों की नर्क जैसी दुनिया में फ्रैंकल ने अपनी आंखों से देखा कि जिन कैदियों के पास भविष्य की कोई उम्मीद थी या कोई ऐसा काम था जो उन्हें पूरा करना था, उनके जिंदा बचने की संभावना हट्टे कट्टे लोगों से कई ज्यादा थी। इससे एक बात तो साफ हो गई, जिंदा बचना सिर्फ शरीर की ताकत का खेल नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से एक मकसद, एक क्यों के होने पर टिका था। आज के हमारे इस सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। पहला, अर्थ की खोज। फिर हम बात करेंगे शिविर जीवन के पहले चरण, गहरे सदमे की। उसके बाद दूसरा चरण, भावनात्मक उदासीनता। फिर अपने अंदर की दुनिया की ओर लौटना। और आखिर में सबसे बड़ी मानवीय आजादी। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से शुरू होकर यह सफर हमें आजादी के एक बहुत ही गहरे सबक तक ले जाएगा। तो चलिए हमारे पहले विषय से शुरुआत करते हैं, अर्थ की खोज। ऑश्विट्ज की डरावनी दुनिया में जाने से पहले फ्रैंकल के मूल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है, जिसे वो लोगोथेरेपी कहते हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि फ्रैंकल की सोच उस समय के बाकी बड़े विचारकों से कितनी अलग थी। देखिए, सिगमंड फ्रॉयड का मानना था कि इंसान हमेशा सुख की खोज में रहता है, यानी बस मजे ढूंढता है और दुख से भागता है। दूसरी तरफ एल्फ्रेड एडलर कहते थे कि इंसान शक्ति या पावर के पीछे भागता है। लेकिन फ्रैंकल ने इन दोनों ही बातों को नकार दिया। उनका कहना था कि हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा ना तो सुख है और ना ही शक्ति, बल्कि ये है अर्थ की खोज। हमारे अंदर जो सबसे गहरी तड़प होती है ना, वो अपने जीवन का एक मायना, एक मकसद ढूंढने की होती है। तो भाई सवाल यह है कि ये अर्थ या मकसद आखिर मिलता कैसे है। फ्रैंकल ने इसके 3 मुख्य तरीके बताए हैं। पहला है काम, यानी कोई ऐसा सार्थक काम करना जिससे आपको जुड़ाव महसूस हो। दूसरा है प्रेम, किसी की दिल से परवाह करना। और तीसरा है मुश्किल वक्त में दिखाया गया साहस। जब आपके जीवन से सुख या सफलता एकदम छिन जाती है, तब ये तीसरा तरीका डरावने रूप से प्रासंगिक हो जाता है। ऑश्विट्ज जैसी जगह पर जहां काम और प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां उस भयानक पीड़ा का सामना किस तरह से किया जाए, बस उसी में जीवन का अर्थ खोजना ही बचने का इकलौता रास्ता था। दुख में अर्थ खोजने का यह विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। फ्रैंकल को जब खुद ऑश्विट्ज लाया गया, तब यह सिद्धांत एक भयानक कसौटी पर परखा गया। और यहीं से शुरू होता है शिविर जीवन का पहला चरण, गहरा सदमा। इस पहले चरण को समझने के लिए आपको मनोविज्ञान के एक कॉन्सेप्ट, मोहल्लत का भ्रम, को समझना होगा। इसका मतलब है वो झूठी उम्मीद जो मौत की सजा पाए इंसान को फांसी से ठीक पहले होती है कि शायद आखिरी पल में कोई चमत्कार हो जाए। जब कैदियों से भरी वो ट्रेन पहली बार ऑश्विट्ज पहुंची, बाहर कंपा देने वाली ठंड थी, ट्रेन की तेज सीटी बज रही थी और खूंखार कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन उस खौफनाक माहौल में भी कई कैदियों ने इसी भ्रम का अनुभव किया। वो इस उम्मीद से चिपके रहे कि शायद हालात उतने बुरे नहीं होंगे जितना वो सोच रहे हैं। असल में ये इंसान के दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका था। लेकिन अफसोस, वो भ्रम कुछ ही घंटों में चकनाचूर हो गया। शिविर में कदम रखते ही एक बेहद क्रूर खेल शुरू होता था, जिसे द फिंगर गेम कहते थे। एक एसएस अधिकारी बिना किसी भावना के सिर्फ अपनी उंगली के इशारे से तय करता था कि कौन दाईं ओर जाएगा, यानी मजदूरी करने के लिए, और कौन बाईं ओर, यानी सीधे गैस चैम्बर में। सिर्फ एक उंगली का इशारा और जिंदगियों का फैसला हो गया। जो लोग बच गए, उन्हें कीटाणुनाशक से नहलाया गया, सिर से पैर तक सारे बाल मुंडवा दिए गए। अंत में क्या बचा? बस एक नग्न अस्तित्व। कोई नाम नहीं, कोई पुराना काम नहीं, कोई परिवार नहीं, बस त्वचा पर गुदा हुआ एक नंबर। पलक झपकते ही उनकी पूरी पहचान मिटा दी गई थी। इस खौफनाक शुरुआत के कुछ दिन बाद ही बचने वाले कैदी दूसरे मनोवैज्ञानिक चरण में पहुंच गए। ये वो वक्त था जब वे शिविर की हिंसक दिनचर्या के आदी होने लगे थे। इस चरण का नाम था भावनात्मक उदासीनता। अब ये उदासीनता कोई मामूली मायूसी नहीं थी। फ्रैंकल इसे एक तरह की भावनात्मक मृत्यु कहते हैं। जरा सोचिए, शिविर का हर एक दिन भयानक मारपीट, भुखमरी और साथियों की लाशों से भरा होता था। अगर कोई इंसान इन सब पर सामान्य तरीके से रिएक्ट करे, यानी उसे नफरत, दया या डर महसूस हो, तो वो तो पागल ही हो जाएगा ना, है ना? इसलिए दिमाग ने खुद को बचाने के लिए भावनाओं का स्विच ही ऑफ कर दिया। कैदी अब लाशों को देखकर नजरें नहीं चुराते थे। सच कहूं तो ये उदासीनता उस नर्क में दिमागी रूप से जिंदा रहने के लिए बनाया गया एक बहुत ही जरूरी रक्षा कवच था। इसी सुन कर देने वाली उदासीनता के बीच एक बहुत ही डरावनी स्थिति पैदा होती थी। शिविर की भाषा में एक शब्द था, मौजलेम। ये उस कमजोर और दुखी कैदी के लिए इस्तेमाल होता था जिसने जीने की चाहत ही छोड़ दी हो। जब कोई कैदी अंदर से पूरी तरह टूट जाता था, जब उसके पास कल के लिए कोई क्यों नहीं बचता था, तो वो एक मौजलेम बन जाता था।
ऐसे इंसान को पहचानना बहुत आसान था। वो सुबह अपने बिस्तर से नहीं उठता था, मार पड़ने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था, और तो और अपनी आखिरी सिगरेट या ब्रेड का टुकड़ा भी दूसरों को दे देता था, क्योंकि उसे अब जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। और दुख की बात यह है कि ऐसे कैदी बहुत जल्द अपनी जान गंवा बैठते थे। लेकिन एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिला। इतनी क्रूरता और दिमागी शून्यता के बीच भी मानवीय चेतना ने आखिरकार अपना रास्ता खोज ही लिया। और यही हमें हमारे चौथे भाग की ओर ले जाता है, आंतरिक जीवन की ओर लौटना। शिविर में एक बड़ी हैरान करने वाली चीज देखी गई। जो कैदी शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर थे, वो अक्सर हट्टे कट्टे कैदियों से ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने अंदर की एक बहुत ही समृद्ध दुनिया में पनाह लेना जानते थे। वो आंखें बंद करके अपने चाहने वालों की यादों में खो जाते थे, कंटीले तारों के पीछे से ढलते हुए सूरज को देखकर भावुक हो जाते थे। और सबसे हैरानी की बात, उस मौत के साये में भी वो कभी कभार टूटी फूटी कला या कोई चुटकुला सुनाकर हंस लेते थे। बाहर की उस खौफनाक शून्यता से बचने के लिए उन्होंने अपने अंदर एक खूबसूरत दुनिया बसा ली थी। यह ना पूरी किताब का शायद सबसे मार्मिक पल है। ऑश्विट्ज की उस कड़कड़ाती ठंड वाली सुबह में, जब कैदियों के फटे जूतों से बर्फ में खून रिस रहा था और बर्फीली हवा मानो हड्डियां चीर रही थी, तब फावड़ा चलाते हुए फ्रैंकल अपनी पत्नी की छवि के बारे में सोचने लगे। उस असहनीय पीड़ा के बीच उन्हें एक बहुत बड़ा सच समझ आया। उन्होंने लिखा, मनुष्य की मुक्ति प्यार के जरिए और प्यार में ही है। सोचिए, उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा भी है या नहीं, लेकिन उस पल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस घने अंधेरे में सिर्फ अपनी पत्नी के प्यार भरे ख्यालों से उन्हें जो सुकून मिला, उससे कोई भी नाजी सैनिक या उनकी कोड़ों की मार नहीं छीन सकती थी। निराशा की गहराई और अंदर की इस अमीरी के इन्हीं अनुभवों ने फ्रैंकल को एक ऐसी सच्चाई तक पहुंचाया जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और यह है परम मानवीय स्वतंत्रता। फ्रैंकल एक बहुत ही सीधा लेकिन दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल पूछते हैं। क्या इंसान सिर्फ अपने आसपास के माहौल की उपज है? क्या ऑश्विट्ज जैसी भयानक जगह पर इंसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता? क्या वो अपनी पहचान और अपनी नैतिकता भूल जाने के लिए मजबूर हो जाता है? मनोविज्ञान में अक्सर यही माना जाता है कि माहौल ही इंसान को बनाता है, लेकिन ऑश्विट्ज का अनुभव कुछ और ही कहानी बयां करता है। और यहीं से निकल कर आता है फ्रैंकल का सबसे शक्तिशाली विचार, अंतिम स्वतंत्रता। फ्रैंकल ने अपनी आंखों से देखा कि उन शिविरों में कुछ ऐसे कैदी भी थे जो दूसरों को सांत्वना देने के लिए उनकी झोपड़ियों में जाते थे और खुद भूखे होने के बावजूद अपनी ब्रेड का आखिरी टुकड़ा उन्हें दे देते थे। उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया था, उनका परिवार, उनका नाम, उनके कपड़े, सब कुछ। लेकिन एक चीज कोई नहीं छीन सका, वो थी किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया, अपना नजरिया चुनने की आजादी। देखिए, हमारे साथ क्या होता है ये शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे ये आजादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। फ्रैंकल अक्सर महान रूसी लेखक दोस्तोयेवस्की के एक बात याद किया करते थे, मुझे केवल एक ही बात का डर है कि कहीं मैं अपने दुखों के योग्य ना रहूं। इसका मतलब क्या है? फ्रैंकल मानते थे कि जो दुख टाला नहीं जा सकता वो दरअसल हमें अंदर से एक महान इंसान बनने का मौका देता है। कोई इंसान कितनी गरिमा और सम्मान के साथ अपने दुख को सहता है, वही तय करता है कि वो उस दर्द के योग्य है या नहीं। दर्द का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं, इसी से हम उस दर्द को एक अर्थ देते हैं और अपनी गरिमा को बचाए रखते हैं। तो विक्टर फ्रैंकल की ये कहानी ये सिर्फ एक दर्द भरी याद नहीं है, ये इंसानी आत्मा की कभी ना टूटने वाली ताकत का सबूत है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब जिंदगी में कभी ऐसे दुख आए जिन्हें टाला नहीं जा सकता, तो क्या हम उस दुख के आगे घुटने टेक देंगे, या फिर हम उस अंतिम आज़ादी का इस्तेमाल करके उस घने अंधेरे में भी कोई ना कोई मकसद खोज निकालेंगे? ये एक ऐसा सच है जो हर दौर में प्रासंगिक रहेगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और जीवन का वो अर्थ खोजते रहिए